Hello, I'm Reed. I'm a PhD student in Hyderabad University. And just a bit about me that I did my master's in English literature from JNU, and then I'm a first year PhD student in comparative literature department in HCU, Hyderabad. So today the topic of the discussion is how to make a research proposal for your PhD proposal, for your PhD entrance, for your PhD interview, I mean. Okay, so I would be talking about what should be the structure primarily, and what are the essential components that you can incorporate, and what are the structure that the university requires. Maximum central universities, what is their format, and are all the universities have same format? Yes, well, to be very specific, most of the universities have almost the same format. Just that if they prescribe a certain limitations, as एक इतना word होना चाहिए and these are sections should be incorporated, then आपको थोड़ा alter करना होगा. Otherwise, the essence is almost same everywhere. Okay. So yeah, let's discuss the structure, and if it helps you, please go ahead and do your proposal, and all the best for all the interview that you're going to give, and crack it. All the best. Let's discuss it. I will be showing you some slides and we'll be talking about it. Hey, hi. So how to make a research proposal? तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे स्टार्ट करना है, ठीक है? और अगर कुछ मिस होता है तो डू लेट मी नो. इफ़ देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस दैट यू वांट टू आस्क ऑन स्पेसिफिक थिंग्स, I would certainly make a video on that, and if it helps, then consider subscribing. Yeah. फर्स्ट ये ब्रीफ स्ट्रक्चर है. सबसे पहले होगा टाइटल, फिर इंट्रोडक्शन, फिर लिटरेचर रिव्यू, फिर रिसर्च क्वेश्चंस, फिर रिसर्च मेथडोलॉजी, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, चैप्टर आउटलाइन स्ट्रक्चर, कंक्लूजन एंड बिब्लियोग्राफी. ओके, अब ये इधर उधर भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि अगर यूनिवर्सिटी ने आपको एक स्पेसिफिक कुछ फॉर्मेट दिया है तो ये इधर उधर भी हो सकता है, ठीक है? ऐसा कुछ एकदम रिजिड नहीं है, बट ये सारे सेक्शंस मोस्टली ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंसेस के जो होते हैं रिसर्च प्रपोजल, उसमें होते हैं. ओके, सो दीज आर द स्ट्रक्चर. नाउ अब टाइटल कैसे होना चाहिए? अगर एक लाइन में आपको एक्सप्लेन करना है अपना प्रपोजल, हाउ वुड यू एक्सप्लेन योर प्रपोजल इन वन लाइन, एंड व्हाट इज़ द एसेंस ऑफ योर प्रपोजल? सपोज़ मुझे काम करना था, मैंने अपना डिप्रेशन और बाइपोलर डिसऑर्डर के नैरेटिव्स पे किया था. ओके, तो मैंने क्या नाम दिया था, क्योंकि मुझे नैरेटिव्स पे काम करना था, और कैसे वो जो लिखने का तरीका है, मेमोर्स लिखने का तरीका या जो प्रैक्टिस है, वो कैसे एक मतलब खुद ही डीस्टिग्मेटाइज कर रहा है इलनेस को. तो मैंने नाम दिया था नैरेटिव रिकन्स्ट्रक्शन एंड डीस्टिग्मेटाइजेशन एंड रीडिंग और मे बी एनालाइजिंग सेलेक्ट मेंटल इलनेस मेमोर्स. मैंने ऐसा नाम दे दिया था, ठीक है? तो मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि मैंने ऐसा नाम दे दिया था. तो आपको जो करना है, आपको बहुत क्लैरिटी के साथ जो भी वर्ड्स आपके जो मेन है, आप जो काम कर रहे हो, और टाइटल आप बाद में भी सोच सकते हो इसके बारे में, ठीक है? सो इट शुडंट बी टू लॉन्ग, और अगर स्पेसिफिक हो तो बहुत अच्छा. कैची कैन वर्क, कैची टाइटल कैन वर्क ऑल्सो. बहुत शॉर्ट भी नहीं कि एकदम चार वर्ड्स का कर दिया, थोड़े लंबे, मीडियम टाइप रखना है, कॉम्प्लेक्स नहीं करना है ज़्यादा. और आप अपने टाइटल की हर एक वर्ड को डिफेंड कर सकते हो, क्योंकि टाइटल देख के आपके जो इंटरव्यूअर है वो आपसे पूछेगा कि इसका क्या मतलब है, ठीक है? तो डिफेंड करने लायक होना चाहिए. दैट मीन्स दैट ईच एंड एवरी वर्ड you use should be known to you. Now the introduction, it's kind of summary of the proposal, and just start with a bang. What I mean is that start with what you are doing. The project examines this, the project examines that, the research tends to look at this ऐसा करके, ठीक है? तो आपको ऐसे करके स्टार्ट करना है. बहुत बार ये होता है कि रिसर्च प्रपोजल में एब्स्ट्रैक्ट भी लोग लिखते हैं, बहुत बारी में नहीं भी लिखते हैं, डायरेक्टली इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. 200 से 250 वर्ड्स इफ़ नॉट प्रिस्क्राइब बाय यूनिवर्सिटी और कॉलेज. तो 200 से 250 वर्ड्स तक आप लिख सकते हो, अगर यूनिवर्सिटी ने प्रिस्क्राइब नहीं किया. तो अगर यूनिवर्सिटी प्रिस्क्राइब करिए कि इतने वर्ड्स का होना चाहिए,
तो फिर आपको बढ़ाना पड़ेगा। अब देखिए, मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने पूरे 5,000 शब्द का प्रपोज़ल मांगा था। JNU आपसे 1500 से 2000 शब्द का प्रपोज़ल मांगता है। वही जामिया ने शायद अराउंड 2500 ऐसा कुछ वर्ड्स का प्रपोज़ल मांगा था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो डिपेंड करता है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ प्रिस्क्राइब नहीं करती है कि आपको कितना लेंथ होना चाहिए, तो आप उसी हिसाब से कर सकते हो। ओके, सो इट शुड बी सिंपल, क्रिस्प एंड क्लियर। सी, क्लैरिटी इज़ द एसेंस ऑफ रिसर्च। आप जितना कॉम्प्लेक्स करोगे उतना आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है? तो कॉम्प्लेक्स नहीं करना है चीज़ों को। Paragraphs can be used. Now in that also you have to specify your significance of the topic, a rationale behind taking it, like why did you choose this topic. I mean why में ऐसा नहीं है कि पर्सनल रेलेवेंस को उसमें लिखना है, उसमें लिखना है कि क्या रेलेवेंस है उस टॉपिक का एज सोसाइटी में या फिर अकेडमिया में, ये रेलेवेंस भी आप मेंशन कर सकते हो। ओके, इंट्रोडक्शन के बाद लिटरेचर रिव्यू. So you should know why literature review is important, because it addresses your research gap. आप जो कर रहे हो किसी और ने नहीं किया है, आपको ये पता चलेगा तब, ठीक है? वो रिसर्च गैप है. And it also shows how much materials or sources you have consulted, and it reflects how much you have read. Okay, जितना expansive होगा literature review, it reveals that how much you have read, how much you have knowledge regarding your area, regarding the theorists that have worked on the worked on your area, etc. So that means that you are well aware of the area. Exhaustive literature review written with in-text citations attracts. So in-text citations लिखने हैं and makes things easier. 400 से 500 वर्ड्स, 400 से 500 वर्ड्स हो सकते हैं. Again, it depends on university. नाउ रिसर्च क्वेश्चंस. रिसर्च क्वेश्चंस आपको सॉलिड एक आइडिया देता है कि आपको इन चीज़ों में काम करना है, कि ये क्वेश्चन है मेरे, मुझे इस क्वेश्चन को इन्वेस्टिगेट करना है. सो इट गिव्स यू क्लियर आइडिया व्हाट टू डू एंड व्हाट एस्पेक्ट ऑफ योर रिसर्च इज़ इम्पॉर्टेंट. सो अराउंड 4 से 5 रिसर्च क्वेश्चंस होते हैं, या 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं रिसर्च क्वेश्चन जिसको आप एड्रेस करोगे. और बहुत बार ये होता है ना कि लोग कुछ नहीं पढ़ते हैं, आपके रिसर्च क्वेश्चंस पढ़ते हैं, ठीक है? रिसर्च क्वेश्चंस और आपके रेफरेंसेस, आपने अपनी बिब्लियोग्राफी में किन लोगों को मेंशन किया है, तो ये होता है. सो ये दिखाता है कि आप किस क्वेश्चंस पे काम कर रहे हो और आपके क्वेश्चंस कितने सिग्निफिकेंट हैं. उसके बाद आते हैं रिसर्च मेथडोलॉजी. आप कौन सा लेंस यूज़ कर रहे हो एक पीस ऑफ टेक्स्ट को स्टडी करने के लिए. लेट्स से उनको थियोरिटिकल अप्रोचेस, जैसे आप थियोरीज़ का यूज़ अगर कर रहे हो तो आपको थियोरिस्ट्स मेंटेन करना है, ठीक है, मेंशन करना है. रिसर्च डिज़ाइन क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, मिक्स्ड मेथड्स है, एक्सपेरिमेंटल है, केस स्टडी है, सर्वे है. यूजुअली लिटरेचर में हम लोग टेक्सचुअल रीडिंग करते हैं या फिर एथनोग्राफिक भी करते हैं. एथनोग्राफिक सोशियोलॉजी में भी होता है. ये सारे टर्म्स आप जब पढ़ोगे, जब आप रिसर्च मेथडोलॉजी देखोगे तो आपको पता चलेगा. बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च मेथडोलॉजी हमें नहीं पढ़ाया गया, ठीक है? बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं पढ़ाया गया. JNU में रिसर्च मेथडोलॉजी हुआ था, मतलब हमारे सीनियर्स का हुआ था, हमें भी करने को मौका मिला था, बट इतना डिटेल वे में, या हमने ज़्यादा सीरियसली लिया नहीं, टू बी ऑनेस्ट. या मैंने, आई वॉन्ट से कि एवरीबडी टुक इट very it was unserious. I think I was not that serious when it comes there. Okay, I'm deviating, I'm sorry. So ये डाटा कलेक्शन और ये ज़्यादातर लिटरेचर में आप टेक्सचुअल रीडिंग करते हो, मतलब मैक्सिमम टाइम्स. ऐसा नहीं है, अब नए नए मेथडोलॉजीज़ आ रहे हैं, लोग सोशल साइंसेस की भी मेथडोलॉजी कर रहे हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं. ये तो मैक्सिमम केसेस में टेक्सचुअल रीडिंग एंड इंटरव्यू ऐसा होता है. तो अब है डाटा एनालिसिस. ये सारी चीज़ें आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, रिगर, हाउ विल यू एंश्योर द क्वालिटी एंड ट्रस्ट वर्दीनेस ऑफ योर फाइंडिंग्स. ये सारे ज़्यादातर साइंटिफिक रिसर्चेस में होते हैं. हम ह्यूमैनिटीज़ वाले, आर्ट्स वाले ज़्यादा ये चीज़ नहीं करते. हम बेसिकली देखते हैं कि हमारा सोसाइटी में क्या सिग्निफिकेंस है ये, और दूसरा भी कि सॉरी, किस लिटरेचर में काम नहीं हुआ है, ठीक है? हम गैप को एड्रेस करते हैं. हम सोसाइटी पे भी काम करते हैं. सोसाइटी पे तो हर रिसर्च काम होता है, ऐसा नहीं है. जब तक रिसर्च सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल ना हो तब तक उस रिसर्च को बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है? तो जस्ट सेइंग दैट यू हैव टू मेंशन कि आप क्या करने वाले हो. क्या आप इंटरव्यू करने वाले हो, या आप टेक्सचुअल रीडिंग करने वाले हो, या आप एथनोग्राफिक करने वाले हो,
या फिर आप कंपैरेटिव स्टडी करने वाले हो, डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है, ये सब चीज़ें आपको मेंशन करनी है उसमें, ठीक है। या फिर आप थियरिस्ट्स के माध्यम से स्टडी करने वाले हो, आप फेमिनिस्ट एंगल ले रहे हो या आप साइको एनालिसिस एंगल ले रहे हो, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आपको कौन सा एंगल लेना है, एंड यू हैव टू जस्टिफाई वाई दिस मेथड, वाई हैव यू टेकन दिस मेथड एंड हाउ इट इज़ वेरी easy, or maybe how it is very easy with this method, how can you do it via this method, and how it is convenient, how it is justifiable, etc. Okay, now this I already said, I guess. Now research objectives. Why do you want to get out of what do you want to get out of your research? क्या आपको क्या लगता है कि इससे क्या हो जाएगा, ठीक है। आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, फिजिबिलिटी है, क्या ये फिजिबल है, ये टाइम बाउंड है, बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं है, सिग्निफिकेंस क्या है इस चीज़ का। ऑब्जेक्टिव्स में भी रिसर्च क्वेश्चंस के जो आंसर्स आपको मिलेंगे, जो आप फाइंड करेंगे, शुरू में तो लोग टेंटेटिव ही लिखते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत लाइफ चेंजिंग रेवोल्यूशन आप कुछ ले आओगे उस रिसर्च को लेके, ऐसा कुछ नहीं होता है। बट आप कंट्रीब्यूट करते हैं, स्कॉलरशिप को कंट्रीब्यूट करते हो, एकेडमिया को कंट्रीब्यूट करते हो, ओके। सो ऑल्सो सिग्निफिकेंस। उसके बाद है चैप्टर आउटलाइन। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज चैप्टर आउटलाइन नहीं मानती, बहुत सारी मांगती है। इसमें आपके इंट्रोडक्शन 3 से 4 चैप्टर्स हो सकते हैं, कंक्लूजन एंड बिब्लियोग्राफी, ओके। आप चैप्टर में अगर आप कैसे चैप्टराइज करना चाह रहे हैं, लेट्स से कि आपको पहले में क्या देखना है, आपको पहले में देखना है कि आपको पहले वाले चैप्टर में टाइम को स्टडी करना है, किसी भी लेट्स से कि किसी भी टेक्स्ट में आपने टेक्स्ट लिया है, तो पहले मानिए 4 टेक्स्ट लिया है आपने, तो पहले वाले में आप टाइम को स्टडी करो पहले टेक्स्ट में, दूसरे टेक्स्ट में आप किसी और टाइम को, दूसरे वाले टेक्स्ट को कैसे आप उसमें टाइम स्टडी कर रहे हो, तीसरे वाले में अगर 4 टेक्स्ट है तो 4 किताबें आपने ली है तो 4 चैप्टर्स बना दो, उस टाइप का चीज़, ठीक है। कंक्लूजन में अगेन आपको बहुत अलग नहीं लिखना है, आप क्या समझे हैं, आप क्या कंक्लूड करते हैं, आपके ब्रॉडर एरिया क्या है। इसमें आप लिमिटेशंस भी मेंशन कर सकते हो कि क्या क्या लिमिटेशंस हैं आपके रिसर्च के, या क्या क्या फर्दर स्कोप ऑफ रिसर्च है आपका, इसमें क्या रिसर्च किया जा सकता है, ठीक है। ओके, नाउ रेफरेंसेस एंड बिब्लियोग्राफी MLA स्टाइल में लिखना है। और बिब्लियोग्राफी एक्चुअली ये होता है ना कि बिब्लियोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि बहुत बार जो इंटरव्यूअर है वो आपका प्रपोजल तो देखेगा नहीं, आपके रेफरेंसेस देखेगा कि आपने कौन कौन से किताबें यूज़ की है, कौन कौन से जर्नल्स यूज़ किए हैं, कौन कौन से पेपर्स यूज़ किए हैं, और इसीलिए भी रिलायबल पेपर्स यूज़ करना है, ऐसे ही नहीं सेज पे जाओ, गूगल स्कॉलर यूज़ करो, ये सब चीज़ें होती है। और ये जो साइटेशंस है वो अच्छे से देना है, MLA स्टाइल में देना है। यहाँ पे मैंने 3 का एग्जाम्पल दिया है, आप अच्छे से और देख सकते हो MLA स्टाइल के रेफरेंसेस। तो I think this is all what I have to say. Just I hope it helped, and if you have any questions, you can text, you can comment, and you can also reach out to me via my email. I would be happy to help. Thank you, and all the best for your interview, for your making of the research proposal. At least it would take 2 to 3 months, so if you haven't started preparing for it, do start it. 2 to 3 months हम बोल रहे हैं, मतलब आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा 2-3 महीने। Bye. Just forgot to mention that if you like the video, do consider subscribing. Bye.